नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, हर रिलीजन में, हर कल्चर में अपने एंसेस्टर्स के बारे में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। हम में से सभी लोग जानते हैं ये जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में अपने पूर्वज बोलते हैं या पितृ बोलते हैं, उनसे हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, वो हमसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि कई बार हमें लोग बोलते हैं कि पितरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पितृ दोष है, और वो चीज़ें सुन के हम कई बार बहुत डर भी जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक हमारे पास सही नॉलेज नहीं होती है तो जो अज्ञानता का अंधकार होता है उसमें हमें डर ही लगता है। हमें चीज़ों का रियल मीनिंग तो मालूम होता नहीं है, और उससे क्या होता है, हम डरने लगते हैं। हमें ये लगता है कि जो ये चीज़ है हमें एडवर्सली अफेक्ट करेगी। दोस्तों, मैंने जो पहले भी अपने एंसेस्टर्स से रिलेटेड, पूर्वजों से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने ये बात क्लैरिटी से समझाई है कि कोई भी दोष क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब कि जो पितृ दोष बोलते हैं, वो क्या होता है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो शायद जब अपना जीवन के अंतिम समय में थे तब उनके डिज़ायर्स पूरे नहीं होते हैं, या फिर उनके अंदर बहुत फियर होता है या दुख होता है, या उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह गए होते हैं। जब वो फुलफिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस ओवर नहीं कर पाते हैं, मतलब कि जो सोल की एक निरंतर यात्रा है वो उसमें नहीं जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो उनके डिज़ायर्स होते हैं वो उनको एक ऐसे स्पेस में रोक के रख देते हैं जहाँ पे ना तो वो धरती पर आ सकते हैं क्योंकि उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो अपने अंदर ऊर्जा अर्जित नहीं करी जो उनको आगे लेकर जाए, और साथ ही साथ उन्होंने अपने अटैचमेंट्स क्रिएट कर लिए, तो वो आगे बढ़ नहीं पाते, वो वहीं पर रह जाते हैं। तो पितृदोष का मतलब क्या होता है? हमारे ऐसे पितृ जो कहीं ना कहीं एक सोल वर्ल्ड में कहीं फंसे हुए हैं, जो हेल्प चाहते हैं, उनको हेल्प नहीं मिल रही है, इसलिए वो आपको किसी ना किसी तरह से ये बताना चाहते हैं कि उनको हेल्प चाहिए। आपको अपने जीवन में जो भी पितृदोष से रिलेटेड अगर कोई इशू लगती है तो आपको उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मेरे जो पितृ हैं वो कहाँ फंसे हुए हो सकते हैं। अब आप उन्हें हेल्प कैसे करें? दोस्तों, हमारे कल्चर में हमेशा कहा गया है कि आप अमावस्या के दिन कोई दान करें जो कि आपके पितरों के नाम का हो। और अभी कुछ ही दिनों में जो वो 16-15 डेज़ जो होते हैं जिसमें हम पितरों के लिए पूजा करते हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप पितरों के लिए दान करते हैं, आप उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उन दिनों में जो भी आप उनके लिए दान कर रहे हैं, या अमावस्या पे जब आप उनके लिए दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका वो एक्शन है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब आप दान कर रहे हैं, तो वो उस एक्शन की जो ऊर्जा है, आपका जो अंतर मन में सिर्फ एक शुद्धता से सिर्फ ये निश्चय है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन्हें मुक्ति मिले। ये जो आपका निश्चय है मन में, ये जो आपका एक्शन है जिसमें आप अपना कोई डिज़ायर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये एनर्जी उनकी एनर्जी को भी शिफ्ट करती है। मतलब कि वो एनर्जी उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाती है। उससे क्या होता है, उनका जो एक जहाँ पर वो ग्रॉस एनर्जी में फंस गए हैं, धीरे धीरे करके उनके लिए रास्ते खुलने लगते हैं। आप जो पुण्य यहाँ कर रहे हैं उस पुण्य की एनर्जी उनको मिलने लगती है। दोस्तों, इसलिए अगर आपको लगता है आपको पितृदोष की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उन्हें कभी भूलें नहीं। आप उनके प्रति कृतज्ञता रखें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि अगर आपके पितृ कहीं फंसे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो अपनी सोल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी तरह रास्ता मिले। सेकेंडली, अमावस्या के दिन आप जब दान कर रहे हैं, तो दान आप जब कर रहे हैं, आप दान चाहे कुछ भी करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि आपकी इंटेंशन क्या है।
दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई दान करते हैं, मोस्टली जो लोग दान करते हैं वो क्यों करते हैं? ये सोच के करते हैं कि उनका कुछ भला होगा। मतलब हम जब अगर कोई कुछ दान कर रहे हैं तो हमें इसका पुण्य मिलेगा या हमारी फैमिली को उसका पुण्य मिलेगा। हम हमेशा उस डिज़ायर से करते हैं। लेकिन जब आप अमावस्या पर दान कर रहे हैं या संक्रांति पर दान कर रहे हैं या स्पेशली जब ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं, जब आप उसमें दान करते हैं, तब आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये रहती है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको शांति मिले। तो आपकी इंटेंशन एकदम चेंज हो जाती है। तो बात दान से नहीं है, बात ये है कि आप जब भी अपने अंतर मन में शुद्धता से किसी के अच्छे के लिए सोचते हैं, तब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपका अंतर मन की एनर्जी बदलती है। और जब आपकी एनर्जी में बदलाव आता है तो आपके पूर्वजों की एनर्जी में भी बदलाव आता है। दोस्तों, मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है, आपका जो डीएनए होता है वो आपके एंसेस्टर्स से कनेक्टेड है। आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका डीएनए भी आपके डीएनए से कनेक्टेड होगा। तो आप हमेशा अपने एंसेस्टर्स से कनेक्टेड हैं। उनकी जो मेमोरीज हैं, उनकी वृत्तियां, उनका अच्छा बुरा सब कुछ आपके डीएनए में है। तो आप उनसे कनेक्टेड हैं, वो आप इस चीज़ को आप कभी नहीं भूल सकते। तो अगर आप इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं, उस अच्छे कर्म का जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर तो होता ही है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अगर उनको अच्छे पुण्य कर्म की ज़रूरत है तो आपके द्वारा किए हुए पुण्य कर्म उनको भी मिलते हैं, जिससे उनको जिस जगह वो फंसे हुए हैं, जिस गति में हैं, वहाँ से बाहर निकलने में उनको हेल्प मिलती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी डिज़ायर के आप सिर्फ दान करें और कभी कभी अपने पूर्वजों के नाम का दान भी करें। दोस्तों, अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कभी सोचते नहीं हैं, आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो जिस रेल्म में है, मतलब वो जिस लेवल पर है कॉन्शियसनेस के, वहाँ से उनको सब दिखता है, उनको समझ में आता है आप उन्हें याद कर रहे हैं कि नहीं। और जब वो लोग देखते हैं कि आप उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, आपको अगर कुछ इनहेरिटेंस में मिला है, तो आप ये देखें वो इनहेरिटेंस भी आपको उनकी वजह से मिली है। तो जब आप उनके लिए थैंकलेस हो जाते हैं, आप उन्हें याद नहीं करते हैं या आप उनके बारे में बुरी बातें करते हैं, आप उनकी बुराई करते हैं या उन्होंने जो भी किया उस चीज़ में कमियां निकालते हैं, वो चीज़ें भी उन तक जाती हैं, वो उनको बहुत कष्ट पहुंचाती हैं और वो उनका जो ग्रीफ है, दुख है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। और जब वो उस दुख ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर से उनकी एनर्जी हैवी हो गई, तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगी, उनकी ट्रांसेंडेंस नहीं हो पाती है। मतलब कि एनर्जी की जो ऊर्जा की ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अपने पूर्वजों के बारे में जब भी बात करें तो उनके बारे में अच्छी बात बोलें। अगर आपको उनसे कुछ दुख भी मिला है तो ये सोचने की कोशिश करें कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा, आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो इनहेरिटेंस में जो उन्हें मिलना होता है वो ले लेते हैं, चाहे वो ज़मीन है, जायदाद है, गहने हैं, कुछ भी है, वो लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की या अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको उनके अंदर हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, यही पितृदोष बनता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसे बुरे मन से इस दुनिया को छोड़ेंगे, दुखी मन से दुनिया को छोड़ेंगे, या फिर अगर वो दुनिया छोड़ चुके हैं और वो कहीं अभी उनकी सदगति नहीं हो पा रही है और वो आपको ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं, तो उनका जो दुख है वो और बढ़ता जाता है और वो दुख की एनर्जी वो आप तक पहुंचती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपका डीएनए कनेक्टेड होता है, आपकी ऊर्जा कनेक्टेड है अपने पितरों से भी, तो जिस तरह की गति में वो रहेंगे उस तरह की ऊर्जा आपको भी मिलेगी। अगर वो दुखी हैं तो कहीं ना कहीं वो दुख की अनुभूति आपको भी होगी, जिसको आप पितृदोष बोल देते हैं। फिर आप अपनी अंधश्रद्धा में बिना कुछ जाने समझे आप पूजा पाठ तो करते रहते हैं, लेकिन आप अपनी जो अंतर व्यथा है, जो अपना अंतर मन है, उसे नहीं बदलते हैं, तो किसी भी पूजा पाठ का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको पितरों के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि अभी कुछ दिन में श्राद्ध भी शुरू होने वाले हैं। तो हर एक दिन आप बहुत श्रद्धा से अपने पूर्वजों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ जितना आप अपने कर्मों को अच्छा करते हैं, आप अपने अंदर ज्ञान लाते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, अपने अंतर मन को शुद्ध बनाते हैं, आप देखिए आपके पूर्वजों को भी वो पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में जो भी पितृदोष जैसी चीज़ें होंगी वो ख़त्म होने लगेंगी।
क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने अंदर डिज़ायर्स रखे या अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थे या द्वेष रखे, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उस वजह से वो फंसे हुए हैं। तो हम खुद से ही अगर समझ जाएं कि हमें सिर्फ राइट एक्शन करना है, राइट रास्ते पे चलना है, तो हमारे पितरों को तो मुक्ति मिलेगी ही। आगे चल के जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम उस जगह पर फंसेंगे नहीं जहाँ पर हम अज्ञानता में डिज़ायर्स की वजह से अपनी सोल जर्नी में आगे ना बढ़ सकें। दोस्तों, तो ये तो काफ़ी कुछ बता दिया है मैंने आपको पितरों के बारे में, पितृदोष के बारे में। आज की रीडिंग के बारे में बताती हूँ। आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई आपके पितृ हैं, एंसेस्टर हैं, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये समझने के लिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से एंसेस्टर्स वो हो सकते हैं। तो उसमें हम उनकी पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह के रहे होंगे। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे उनके अंत समय में उनकी लाइफ कैसी रही होगी। थर्ड कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे उनके कौन से अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह गए होंगे या वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने इसमें 3 डेक यूज़ किए हैं। ये है ओशो ट्रांसफॉर्मेशनल डेक, ये है टैरो कार्ड्स, ये है बटरफ्लाई डेक। तो इस कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे बटरफ्लाई डेक से कि वो आपको क्या अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं, जो शायद वो नहीं कर सके थे, लेकिन अब जिस स्टेट पे वो हैं वो समझते हैं कि उस वृत्ति की, थॉट की या एक्शन की ट्रांसेंडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इस कार्ड से, ओशो ट्रांसेंडेंटल कार्ड से, हम ये जानना चाहेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिससे आप सोल लेवल पर अपने आप को और इवॉल्व कर सकें और ज़िंदगी में राइट एक्शन करें, जो शायद आपके पितृ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो समझते हैं कि आपको किस तरह से कौन सा राइट एक्शन करना चाहिए या कौन सा अपने मन के अंदर बदलाव लेकर आना चाहिए। दोस्तों, आज की रीडिंग में 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2, ये है ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन लगता है, जो आपको आपके आंसर्स दे सकता है, आप वो ऑप्शन चूज करें और उससे रिलेटेड रीडिंग सुने। टाइम स्टैम्प आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर आपको ऑप्शन अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लग रहा है, आप वो भी सुन सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा एंसेस्टर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, डेफिनेटली ये वीडियो लंबा होने वाला है, रीडिंग्स लंबी होने वाली हैं, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ सुनिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है आपके लिए, तो ज़रूरी नहीं है ये 100% आपसे रेजोनेट करे। सिर्फ और सिर्फ रीज़न जो मेरा होता है, कोई भी जो मैं वीडियो बनाती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग या कोई भी कार्ड रीडिंग से रिलेटेड, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आपके अंदर ज्ञान ला सकूँ, आपके अंदर वो क्लैरिटी ला सकूँ जिससे आप अपने जीवन से डर या फिर जो आप अपने आप को कहीं स्टक फील करते हैं उस फीलिंग से बाहर निकलें और अपने जीवन में क्लैरिटी लाके, एम्पावरमेंट लाके अपने जीवन को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अच्छा बनाएं। अगर मेरा वो पर्पस सॉल्व हो जाता है इन रीडिंग्स के द्वारा, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। तो अगर रीडिंग 10%, 20% भी रेजोनेट करती है तो वो चलता है, लेकिन अगर आपको ज्ञान मिल जाता है वो मैटर करता है। तो पर्सनल रीडिंग नहीं होती है तो देयर इज़ नो गारंटी कि ये आपके लिए 100% रेजोनेट करे। इसलिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, इंसाइट समझ में आती है, जो आपको लगता है कि वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है, फिर भी उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए अपने जीवन की दशा, दिशा और गति के अनुसार उसको धारण करें। कुछ भी जल्दबाजी ना करें। ज्ञान हमेशा के लिए है, वो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगा। तो इस नोट पर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स से। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जो भी एंसेस्टर हैं जो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं या जिनसे आपको लगता है कि कुछ मैसेज मिल सकता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी, जिससे आपको जानने में ईजी रहे कौन से एंसेस्टर हैं जो आपको मैसेज दे रहे हैं। सेकंड कार्ड से देखेंगे उनकी मनोदशा, उनकी लाइफ की दशा कैसी रही होगी उनके जीवन के अंत समय में। थर्ड कार्ड से देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा होगा या क्या उनका अनफिनिश्ड कुछ डिज़ायर है या कुछ ऐसा रह गया है
जो वो आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि अगर आप उस चीज़ पर वर्क करें, उस चीज़ को आप सुधारने की कोशिश करें, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको तो मिलेगा ही, उनको भी मिलेगा। आपको अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आना चाहिए, किस मनोवृत्ति या किस एक्शन में कुछ गड़बड़ है, जो बदलाव लाएंगे तो उससे आपको भी लाभ होगा, आपके एंसेस्टर्स को भी। और फाइनली जो ये कार्ड है, इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो ज्ञान की बात है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, जो शायद वो आपको बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, जो ये कार्ड है, ये है नाइट ऑफ कप्स। तो हो सकता है जिन एंसेस्टर के बारे में आप सोच रहे हैं, या जो एंसेस्टर आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति होंगे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कार्ड से सिर्फ हम एनर्जी देखते हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत फोकस्ड होंगे, जो बहुत इमोशनल होंगे, जो दूसरों की इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है सबके दुख को समझने की, किसके अंतर्मन में क्या चल रहा है, वो बहुत आराम से समझ जाते हैं और उस चीज़ को समझ के दूसरों को हेल्प भी करते हैं। तो ये जो आपके एंसेस्टर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इस तरह के होंगे जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते होंगे, बहुत ही एक्सेप्टिंग नेचर होगी, अंडरस्टैंडिंग नेचर होगी, जो दूसरों को अच्छे से समझते होंगे। इसी के साथ साथ वो किसी भी चीज़ को जब करते होंगे तो वो बहुत इमोशनली अटैच्ड होते होंगे उस चीज़ से, और कंप्लीट फोकस से अपनी चीज़ों को ख़त्म करते होंगे। क्योंकि जो ये कार्ड है, ये फोकस भी दिखाता है, ऐसा फोकस जिसमें हम जब कार्य करते हैं तो हम अपनी इमोशंस जोड़ देते हैं, और कंप्लीट फोकस के साथ उस कार्य को हम तब तक करते रहते हैं जब तक हम उसको फिनिश नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कोई फीमेल है और अगर वो घर पे काम करती होंगी या हाउसवाइफ होंगी, तो वो जब भी खाना बनाती होंगी या कोई त्यौहार है, तो जब भी वो खाना बनाती होंगी तो उनका पूरा फोकस सिर्फ ये रहता होगा कि वो अपने अच्छी से अच्छी इमोशन के साथ खुश होके पूरे घर के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से फेस्टिवल में सब कुछ लोगों को प्रोवाइड करें। और अगर वो मेल होंगी कोई, तो वो भी ऐसे ही होंगी कि वो इमोशनली अटैच्ड होंगे अपनी फैमिली से या अपने वर्क से, और वो इमोशंस में आके कुछ भी करेंगे अपनी फैमिली के लिए जो उनको लगता है कि वो उनकी फैमिली के लिए अच्छा है, या उनके लिए या उनके वर्क के लिए अच्छा है। तो अच्छी इमोशंस के साथ, फोकस के साथ वर्क करने वाले एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे वो, जिन एंसेस्टर्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। उनकी एंड डेज में कैसी एनर्जी रही होगी, तो डेफिनेटली क्योंकि इमोशनली वो काफ़ी स्टेबल रहे होंगे, स्ट्रांग रहे होंगे, फोकस्ड रहे होंगे, तो जो एंड डेज भी जो उनके होंगे, तो उसमें भी उनके अंदर काफ़ी स्थिरता होगी। हो सकता है उनको ज्ञान की बातें करना या ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता हो, ऐसा भी हो सकता है उनके कोई गुरु भी रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है वो उस स्टेट पे हो कि जहाँ पे वो लोगों को हेल्प करते हों। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो उनको कोई ज्ञान आता है तो वो उसके द्वारा दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई काउंसलर हो, या फिर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या कुछ भी ऐसी जो फिलॉसफिकल बात करते हैं, जो लोगों, मतलब इस तरह के लोग जिनके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो वो हील्ड होके ही जाएगा या मन को शांत करके ही जाएगा। तो उनके अंत समय में भी इस तरह की उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड रही होगी, और उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट भी रहा होगा, बहुत ज्ञान होगा जब उनके जीवन के अंत समय रहा होगा, और इसलिए उनके अंदर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी जब वो छोड़ रहे होंगे अपने शरीर को, जब वो अपने अंत समय में होंगे। इस कार्ड से हम ये देख रहे हैं कि वो ऐसा क्या है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ अनफिनिश्ड रह गया है, जो जिस वजह से शायद वो ट्रांसेंड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सोल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर इस कार्ड को देखें, जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मुझे समझ में आ रहा है, कई बार क्या होता है, हम जब बहुत फोकस्ड होते हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा फैमिली पे फोकस्ड है, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा अपने जो हमें चाहिए उस चीज़ पर फोकस्ड है, हम कई बार कुछ ऐसे एक्शंस कर देते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ शायद उनसे ऐसा एक्शन हुआ जो कि जहाँ पे उन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था, और उसका रिग्रेट जो है, उसका जो गिल्ट है, शायद वो इनके अंदर है। अगर मैं इस 5 नंबर को भी देखूं तो मैं उससे ये देखती हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कि ये हमारा पूर्व पुण्य दर्शाता है, ये हमारी एजुकेशन दर्शाता है। तो कई बार क्या होता है, पूर्व पुण्य मतलब कि वो चीज़ें ज़िंदगी में जिनके लिए हमें एक्शन नहीं करना पड़ेगा वो हमें मिल जाएंगी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट हमें इस जन्म में मिल रहा है। तो ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास इनहेरिटेंस है
घर है या पैसा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हमें मिल रहा है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि बस सब कुछ मेरा है तो हम दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते हैं। इस कार्ड को ये देख के जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने किसी ग्रीड में आके या किसी बहुत ज़्यादा आसक्ति में आके किसी से कुछ छीना हो जो शायद उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनसे कुछ छीना गया हो। मतलब कि हो सकता है जो उनको रिकॉग्निशन चाहिए हो, जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए जो उनको शाबाशी मिलनी चाहिए या रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला होगा और उस चीज़ को लेके वो बहुत दुखी होंगे। तो दोनों में से किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है, या तो उन्होंने कुछ ऐसा किसी के साथ किया है, किसी की रेपुटेशन, मनी से रिलेटेड जहाँ पे उन्होंने कुछ गलत एक्शन लिया है, या फिर उन्होंने बहुत मेहनत की कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ को गेन करने के लिए, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है या फेम होता है, रेपुटेशन होती है, वो उनको मिली नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इससे रिलेटेड कोई गिल्ट या फिर हर्ट अपने साथ लेकर गए हैं। और डेफिनेटली अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको फेम नहीं मिल रहा है, या आप दूसरों से जेलसी करते हैं अगर उनको फेम मिल जाता है या रेपुटेशन अच्छी है उनकी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से वो गिल्ट या फिर वो जो हर्ट या जेलसी है वो ख़त्म करनी है। वो आपको मैसेज क्या दे रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये कार्ड कहता है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू आर। तो डेफिनेटली इस समय आप, हो सकता है आप भी कोई इस तरह की परिस्थिति में हो जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपका है वो आपसे छीन रहा है, या फिर जो किसी और का है आपको उससे जेलसी होती है और आप वो छीनना चाह रहे हैं। दोनों ही परिस्थिति में हम अपने कर्म की गति को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम दूसरों से जेलस कर रहे हैं तो हमको ये लगता है कि उसको क्यों मिल रहा है, हम ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हमें उतना ही मिलता है जितना हमारी किस्मत होती है। बाकी प्राप्त करने के लिए हमें कर्मा करना पड़ता है। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ छीना जा रहा है या आपको आपका ड्यू नहीं मिल रहा है, वो भी कर्म की वजह से होता है। हमें आज लग सकता है कि ये मैं डिज़र्व करती हूँ या ये इनहेरिटेंस मुझे ही मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है आपके कर्म ऐसे रहे हो, पूर्व जन्म में आपने किसी से कुछ छीना हो, तो इस जन्म में आपके साथ आपसे कुछ छीना जा रहा है। जब हम ज्ञान से चीज़ों को देखने लगते हैं तो हमें ज़िंदगी समझ में आने लगती है। इसलिए इस तरह की परिस्थिति में आप फंसे हैं तो आपको बहुत वीक अपने आप को लगता होगा, तो वो आपको बता रहे हैं यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू आर। मतलब कि अगर आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे आप अपने आप को विक्टिम समझते हैं या आप हेल्पलेस समझते हैं, या आपको ऐसे लगता है कि आपके साथ सब कुछ बुरा होता है या हो रहा है, तो वो आपको बताना चाहते हैं यू आर स्ट्रॉन्गर। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करें। साथ ही साथ अपने आप को असर्ट करना सीखें। अगर आपको लगता है आप सही हैं तो अपनी बात को सही तरीके से पेशेंस के साथ रखना सीखें। मतलब कि डर के नहीं बैठना है। जो आपकी बुद्धि आपको कहती है कि ये सही एक्शन है, उसको पीसफुली आपको करते रहना है। अपने अंदर असर्टिवनेस लेकर आनी है। जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके एंसेस्टर के पास भी जाएगा। मतलब कि चीज़ों को लड़ के झगड़ के ना लेके अगर हम असर्टिव होके अपनी बात बोलें और जो तथ्य है, जो लॉजिक है उसके साथ बात बोलें, तो बात आपकी आगे ठीक भी हो सकती है, उसका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है। शायद आपके एंसेस्टर वैसा नहीं कर पाए, वो आपको बता रहे हैं अगर आप अपने अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, आप असर्टिव होना सीखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास रखते हैं और अपने जो एबिलिटीज़ हैं उस पर विश्वास रखते हैं, तो जब आप अपने अंदर ऐसा बदलाव लाएंगे वो आपको तो हेल्प करेगा ही, वो आपके एंसेस्टर को भी हेल्प करेगा। वो आपको क्या ज्ञान अपने जीवन में धारण करने के लिए बोलते हैं। ये कहानी है कप ऑफ टी। कहानी तो नहीं बता पाऊँगी, उसका सार ये है कि आप ये देखो, आप चाय कब पीते हो? मोस्टली जब आप बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो उस वक्त आप चाय पीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो निकोटीन होता है वो आपको अलर्ट कर देता है। मतलब कि आपकी जो सेंसेस हैं वो अलर्ट हो जाती हैं। आपका जो स्ट्रेस है उस वक्त के लिए आपको लगता है कि कम हो गया है और आप थोड़ा सा और इफ़िशिएंट हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये कार्ड है अवेयरनेस और अलर्टनेस से रिलेटेड। मतलब कि जब भी आप कुछ भी कार्य करने चाहते हैं, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके हित में है या किसी और के हित में है, उस वक्त आपको अपने अंदर अवेयरनेस रखनी है। वो आपको ये ज्ञान देना चाहते हैं। शायद उन्होंने जब भी ये इस तरह की स्थिति में फंसे होंगे जहाँ पे उन्होंने कुछ छीना या किसी ने उनका कुछ छीन लिया या उनसे ले लिया, तो
शायद उस वक्त उन्होंने ज्ञान से, अवेयरनेस से कार्य नहीं किया होगा। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसे वो ही साइकिल फिर से रिक्रिएट ना करें, इसलिए आप अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आए। मतलब कि आप जब भी कोई एक्शन करते हैं उसको गुस्से में, जल्दबाजी में आके, रिवेंजफुल नेचर में आके या विक्टिमहुड में आके ना लें। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, एक्शन करना हो, तो अपने अंदर शांति लाएं, अलर्ट हो। जैसे हम चाय पी के अलर्ट हो जाते हैं और हमारी सब सेंसेस काम करती हैं, लेकिन माइंड पीसफुल होता है। ऐसे ही जो भी डिसीजन लेना है, किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन या कोई भी राय बनानी है, किसी के बारे में कुछ भी कहना है या डिसीजन लेना है, वो सब करने से पहले अपने अंदर शांति लेकर आएँ, अवेयरनेस लेकर आएँ, ज्ञान लेकर आएँ, तब अपनी ओपिनियंस बनाएं, तब अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजंस लें। जब आप इन 2 कार्ड्स की जो एनर्जी है उन्हें समझ के एक्शंस करने लगेंगे, तो जो आपके अंदर सुधार होगा, आपके मनोवृत्ति में, आपके एक्शंस में जो बदलाव होगा, उसकी जो एनर्जी में चेंजेस होंगे, वो आपको तो हेल्प करेंगे ही, वो आपके एंसेस्टर को भी हेल्प करेंगे। जहाँ पर भी जिस तरह के गिल्ट में या हर्ट में वो फंसे हुए हैं, वो वहाँ से बाहर निकल सकेंगे और अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ जिन लोग ने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, उनको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट मिली होगी ये समझने के लिए कि उनकी और उनके एंसेस्टर की एनर्जी डायनामिक्स कैसी चल रही है, और अगर वो अपने एक्शंस में बदलाव लाते हैं तो कैसे खुद को तो वो बदलेंगे ही, और आप अपने जो एंसेस्टर हैं उनको भी हेल्प करेंगे, अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी हेल्प करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए आपके एंसेस्टर्स से। फर्स्ट कार्ड से देख रहे हैं हम ये समझने के लिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे रही होंगी, वो कौन से एंसेस्टर है जो आपको मैसेज दे रहे हैं। तो इस कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक से हम शायद समझ सकेंगे कि वो कौन से पूर्वज हैं आपके जो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे उनकी जो अंत समय रहा होगा जीवन का, कुछ जो लास्ट डेज रहे होंगे, उनकी एनर्जी कैसी थी। ये भी आपको हेल्प करेगा समझने के लिए आपके कौन से एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं। थर्ड कार्ड से देखेंगे क्या उनका अनफिनिश्ड कुछ रह गया था, डिज़ायर या कुछ ऐसा कर्म जो उन्होंने उनको लगता है ठीक से नहीं किया और वो आपको उसमें बताना चाह रहे हैं, आप क्या बदलाव कर सकते हैं। इस कार्ड से देखेंगे वो आपको क्या बता रहे हैं अपने अंदर, अपने मन में, सोच में, एक्शंस में, कहाँ पर आपको कुछ चेंज लेकर आना है जिससे कि आपको तो हेल्प मिले ही, आपकी एनर्जी शिफ्ट से उनको भी हेल्प मिले। इस कार्ड से हम देखेंगे वो आपको क्या ज्ञान की एक बात बताना चाह रहे हैं जो अब उनको समझ में आई है जिस स्टेट पर वो हैं, और अगर आप उस बात को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपको तो मदद मिलेगी ही, उनको भी उनके आध्यात्मिक उत्थान में, सोल जर्नी में हेल्प मिलेगी। जो ये फर्स्ट कार्ड है ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर ये मेल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेल ही होंगे, हम इससे सिर्फ एनर्जी देख रहे हैं। तो वो एक फीमेल भी हो सकती हैं या फिर कोई मेल भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों जो बहुत ओल्ड एज में ना देहांत होकर उनका शायद थोड़ी यंग एज में देहांत हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो ये एनर्जी है ये एक यंग पर्सन की एनर्जी दिखाती है। किस तरह का व्यक्ति जो बहुत क्रिएटिव है, जिसके पास बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स हैं, और लेकिन उन स्किल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर सके क्योंकि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पैशन है अपने स्किल्स को फॉलो करना, हो सकता है हाथ से रिलेटेड कुछ स्किल्स हो, जैसे कोई लोग पॉटरी करते हैं, कोई लोग पेंटिंग करते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई स्किल भी हो सकता है, या फिर खाना बनाने का स्किल भी हो सकता है। तो कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनके अंदर पैशन होगा बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को फॉलो करने का। इसके अलावा वो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ रेस्टलेसनेस होगी। मतलब कुछ सीखेंगे लेकिन उसको कम्प्लीटली कंटिन्यू नहीं करेंगे और फिर किसी और चीज़ को सीखने लगेंगे। तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं, बट चांसेस हैं कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड व्यक्ति ना रहे हों। मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, जिनके अंदर बहुत स्किल है, बहुत लर्निंग एबिलिटी है और थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है, तो जिसमें कि हम कई बार ग्राउंडेड नहीं होते हैं, हमें ये नहीं पता होता हमें क्या चाहिए, हम चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं ये समझने के लिए कि हमें क्या करना है। और शायद उनका मन तो होता होगा कि वो कुछ मीनिंगफुल लाइफ में करें, लेकिन वो कर नहीं सके।
उनकी जो लास्ट डेज रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, तो डेफिनेटली अपने लास्ट डेज ऑफ लाइफ में भी वो कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होगी, शार्पनेस होगी आई शुड से, चीज़ों को समझने की, विजडम को समझने की। तो वो हो सकता है, जैसे ये जो कार्ड होता है इससे रिलेटेड जो आर्कएंजल होते हैं उनको, उनका जो नाम कहा जाता है उसको हम सीक्रेट ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं। तो हो सकता है उनको ये जानने की इच्छा हो कि मरने के बाद क्या होता है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं, हम यहाँ क्यों आते हैं, इस तरह की जो एक क्वेस्ट होती है, शायद वो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानने की कोशिश करते होंगे। और अपने एंड समय में भी वो अपनी इंटेलिजेंस को समझ रहे होंगे, अपने इंटेलिजेंस से नई नई चीज़ों को समझ रहे होंगे। और हो सकता है जो भी उनके पास ज्ञान हो उसको वो बांटते भी हों लोगों को। कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा तो था जो उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया होगा नया, कुछ भी, चाहे वो सीखना हो चाहे वो पढ़ना हो, जिसकी जर्नी कंटिन्यू नहीं हो सकी। क्या ऐसा अनफिनिश्ड उनका रह गया है जिसके बारे में वो बताना चाहते हैं? तो ऐसा कुछ उनका डिज़ायर था, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, लग्जरीज ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो, या गाड़ी हो, घर हो, कुछ ना कुछ उनका एक ऐसा डिज़ायर था जो अनफुलफिल्ड रह गया। नो डाउट वो एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो बहुत जल्दी से नई रिलेशनशिप बना लेते होंगे, और हो सकता है बाद में वो रिलेशनशिप्स बना के वो रिग्रेट भी करते हो। लेकिन जो लोग बहुत क्विक होते हैं रिलेशनशिप्स बनाने में, इस तरह के व्यक्ति रहे हों। ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं घर सजाने के लिए, या जो गाड़ी होती है, तो उन सब चीज़ों को ख़रीदने में या पसंद करने में बहुत ज़्यादा क्विक रहते होंगे। लेकिन उनकी जो वो डिज़ायर्स हैं कहीं ना कहीं वो अभी भी अनफुलफिल्ड हैं। या तो उनका कोई डिज़ायर रहा होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएं, जिसके लिए उन्हें समय नहीं मिला। शायद उनकी खुद की जो समय होता होगा वो दूसरी चीज़ों पर भी निकल जाता होगा। तो फर्स्ट तो जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद उनका एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर रह गया है, वो अपनी फैमिली के साथ उतना अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर सके जो वो करना चाहते थे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी गाड़ी का, किसी लग्जरी आइटम का, या घर में किसी और चीज़ का, रेपुटेशन का उनको बड़ा चाव रहा हो जो उन्हें मिल नहीं पाया। हो सकता है उनकी स्किल्स को लेके भी उनके अंदर कोई डिज़ायर रहा हो कि उनको उसके लिए फेम मिले, रेपुटेशन मिले, लेकिन वो डिज़ायर पूरा नहीं हो पाया है। तो कुछ ना कुछ भौतिक जगत से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो कि मोस्टली रिलेटेड होता है लग्जरी से, घर से रिलेटेड, या फिर फैमिली से रिलेटेड, जो उनका डिज़ायर पूरा नहीं हो सका है। शायद उनको उस चीज़ के लिए सपोर्ट भी नहीं मिला हो। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको अपने अंदर से क्या ट्रांसफॉर्म करना है। हो सकता है जिस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिला उनकी विशेस पूरी करने के लिए, उनकी जो डिज़ायर थी, वर्ल्डली डिज़ायर जो होती हैं, क्योंकि जो ये कार्ड है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ एक घर होना, लेकिन अगर घर भी चाहिए तो बहुत अच्छा पॉश, बहुत प्यारा घर चाहिए। घर में कोई भी आइटम चाहिए तो वो भी बहुत अच्छा चाहिए। रिलेशनशिप्स चाहिए तो रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी चाहिए। इस तरह का उनका एक एटीट्यूड रहा होगा जो पूरा नहीं हो सका किसी एस्पेक्ट में, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट। सो वो आपको क्या बता रहे हैं, तो वो आपको कह रहे हैं हो सकता है आपको भी ऐसा लगता हो कि आपको ज़िंदगी में सपोर्ट नहीं मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोर्ट तब मिलता है जब आप लोगों से हेल्प मांगते हैं। तो आपको अपने अंदर से कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी ख़त्म करनी है। अगर आप लोगों से हेल्प नहीं मांगते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, आप उन्हें अपनी इंटेंशंस क्लियरली नहीं बताते हैं, तो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। अगर वो आपको समझेंगे नहीं तो वो आपको हेल्प भी नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेकर आना है, आपको ये समझना है कि सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होता है, लेकिन वो सपोर्ट भी हमें, चाहे वो ब्रह्मांड का सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है, या फिर हमारे आसपास के लोगों का सपोर्ट है, वो सपोर्ट हमें तभी मिलता है जब हम उसको जाहिर करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है। मतलब कि हमें ज़रूरत हो सकती है कि हमें किसी का सपोर्ट चाहिए हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें किसी की ओपिनियन चाहिए हो, या हमारे पास अभी कम्प्लीटली मीन्स नहीं है, आइडियाज़ हैं तो हमें शायद मनी की ज़रूरत हो। लेकिन वो फ्री विल है हमारी, जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। तो अगर आप मांगते नहीं हैं, या फिर अब इफ़ यू डोंट आस्क द यूनिवर्स इवन, अगर आप ईश्वर से भी नहीं कहते हैं कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपने आसपास के लोगों से नहीं अपनी इंटेंशन जाहिर करते हैं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपको अपने अंदर से ये हैबिट ख़त्म करनी है।
इसके अलावा जो ये कार्ड है जो कि मैंने इस डेक से निकाला है, वो क्या ज्ञान की बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं। जो ये कार्ड है ये है एनलाइटनमेंट से रिलेटेड, एक बुद्धा की कहानी से रिलेटेड। पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका सार ये है कि जो मास्टर होते हैं या जो गुरु होते हैं, चाहे वो इस जीवन में नहीं है, शरीर में नहीं है, लेकिन वो जिस भी लेवल पर हैं वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप चाहे ईश्वर को माने या गुरु को माने, वो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी हेल्प हमेशा रेडी रहती है। ईश्वर हमेशा रेडी हैं हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन वो तभी होता है जब हम हेल्प मांगते हैं, साथ ही साथ हम अपनी तरफ से जो बेस्ट एक्शन होता है वो कर सकते हैं और करते रहें। जो ये कार्ड है वो ये भी बताता है कि हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए, अपने अंतर्मन के दुखों को कम करने के लिए, अज्ञानता को कम करने के लिए बहुत कुछ एफर्ट कर रहे होंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आप फिर से अपनी जो मेडिटेशन है या ज्ञान को प्राप्त करने की जो एक चेष्टा है, आप उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं, फिर आप उस पर कुछ वर्क नहीं करते हैं। लेकिन चाहे सटल वर्ड में आपके जो गुरु हों, देखो जो गुरु होते हैं वो हमेशा होते हैं, किसी भी जन्म से हों, वो हमारे पूर्व जन्म में भी हमारे साथ हो सकते हैं, वो इस शरीर में हो या ना हो, वो जहाँ पर भी हैं वो हमें हमेशा देखते हैं और वो हमारी किसी ना किसी तरह से हेल्प ज़रूर करते हैं। लेकिन वो हेल्प भी तब कर पाएंगे जब हम फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं और अपनी एफर्ट्स करते ही रहते हैं, कभी हम हार नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर हम हार मान रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर ने जो ये रूल बनाया है ज़िंदगी का कि एफर्ट करते रहना है, हम उसे नहीं मानते हैं। हम चाहे धीरे धीरे चलते रहें, लेकिन हमको अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कभी भी ज़िंदगी में दुखी होके अपने उस रास्ते को छोड़ देते हैं, तो आपके जो एंसेस्टर हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं ऐसे दुखी हुए होंगे, तो जिन गुरु को वो मानते होंगे या जो भी वो अपनी आध्यात्मिक एफर्ट्स करते होंगे, उन्होंने भी शायद कभी छोड़ा हो, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को ना छोड़ें। चाहे आपके जो गुरु हैं वो किसी भी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं, ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ये फेथ अपने अंदर हमेशा रखें, सपोर्ट मांगना शुरू करें। अगर हेल्थ इश्यूज़ लगते हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाएं, लेकिन आपको अपने अंदर से वो रिजिडिटी ख़त्म करनी है जहाँ पे आप किसी से हेल्प ना मांगे और सिर्फ अपने आप ही सारे कार्य करते रहें। हो सकता है आपके एंसेस्टर ने भी यही किया हो, इसलिए वो उनके वो जो डिज़ायर्स थे जो वो प्राप्त कर भी सकते थे, उन्होंने किसी की हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। जो लोग उन्हें सपोर्ट भी करते होंगे तो शायद वो अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आके सपोर्ट लेते नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रह गए हैं। अब जब वो दूसरे रेलम पर पहुंच गए हैं तो उनको शायद ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमेशा हर जगह ईगो, अहंकार अच्छा नहीं होता। हम सब कनेक्टेड हैं और हम सब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आपके एंसेस्टर्स से जो मैसेज आ रहा है वो यही है, अपनी ज़िंदगी में खुद भी सपोर्ट सिस्टम बने दूसरों का, अपनी ज़िंदगी में सपोर्ट सिस्टम जो मिलता है उसे स्वीकार करें, अपने गुरु पर, ईश्वर पर विश्वास रखें। आपको चाहे लगता हो कि आपको मदद नहीं मिल रही है या आपको देखा नहीं जा रहा है, आपको गाइड नहीं किया जा रहा है, बट ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड। अगर आप ये कार्ड भी देखें तो जो ये बुद्धा हैं सबसे ऊपर बैठे हुए हैं और वो उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी बुरी कंडीशन में हैं, बट वो वेट कर रहे हैं उनका कि वो अपनी एफर्ट करके कब मुझसे कनेक्ट होंगे। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको अपने एंसेस्टर्स के द्वारा कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे, ना ही खुद को हेल्प करने में, लेकिन अपने आगे आने वाली जनरेशन और आपके एंसेस्टर्स को भी। धन्यवाद। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स से, क्या मैसेज दे रहे हैं वो। फर्स्ट कार्ड से हम दिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि जिस भी एंसेस्टर का आपको मैसेज मिल रहा है उनकी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी। तो इस कार्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ के आप समझ सकते हैं कि आपके कौन से एंसेस्टर हैं, कौन से पूर्वज हैं जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन के अंत समय में जब उनके लास्ट डेज होंगे उनकी कैसी स्थिति थी, उनकी मनोदशा कैसी थी, उनकी जो बाह्य जगत में जो जीवन था वो किस तरह का था। थर्ड कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अनफुलफिल्ड रह गया है, अनफिनिश्ड रह गया है, जिसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं।
फोर्थ कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहिए, जिससे कि जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी सोच बदलेगी, आपके एक्शंस बदलेंगे, तो उसका जो अनुकूल जो रिजल्ट है वो आपको तो मिलेगा ही, आपके एंसेस्टर्स को भी मिलेगा, क्योंकि जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी हेल्प मिलती है। लास्ट कार्ड, इससे देखेंगे कि वो आध्यात्मिक तौर पे आपको क्या एक राय देना चाहते हैं, क्या ज्ञान बताना चाहते हैं, जो शायद वो उस वक्त तो नहीं समझ सके जब वो अपने भौतिक शरीर में थे, लेकिन शायद अब उनको वो समझ में आता है और वो आपको वो मैसेज देना चाहते हैं। जो ये कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की पर्सनैलिटी रही होगी आपके उन एंसेस्टर की। तो इस कार्ड से हम एनर्जी समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई मेल भी हो सकते हैं और कोई फीमेल भी हो सकती हैं। जो भी वो व्यक्ति रहे होंगे वो बहुत आर्टिस्टिक होंगे, बहुत फ्रेंडली टाइप के होंगे, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति होंगे, मतलब कि जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़े शाय भी होते हैं। सबसे बात करना उनके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतनी इजीली लोगों से ओपन अप नहीं हो पाते हैं। तो जो ये एनर्जी होती है ये ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो जब एक बार आपसे ओपन अप हो जाते हैं, जब वो आपको समझने लगते हैं, तब तो वो आपके साथ बहुत लविंग हैं, आपके साथ आपको बहुत अच्छी मैसेजेस भी देंगे, मतलब कि क्योंकि उनके पास अच्छी इंट्यूशन होती है, तो वो आपको अच्छी राय भी दे सकते हैं, बहुत फ्रेंडली भी हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो एनर्जी वाइज इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो लोग जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, मतलब कि अगर अपनी फैमिली की बात है तो अपनी फैमिली के लोगों से तो वो अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर से ओपन अप होना उनके लिए इतना आसान नहीं होता होगा। और जब वो अच्छे एक बार फ्रेंड बना लेते हैं तो उनसे अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी क्विक टू मेक फ्रेंड्स, मतलब कि बहुत जल्दी से फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, एनर्जेटिकली सेंसिटिव होते हैं, तो उनको दूसरों की एनर्जी समझ में आती है। वो शायद जिसको वर्बलाइज नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको समझ में आता है कि वो एक व्यक्ति के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना डिस्टेंस भी मेंटेन रखेंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है उनके एंड डेज में क्या हुआ होगा, तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही होंगी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया भी होगा, लेकिन तब भी बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए होंगे, लेकिन तब भी उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि वो अपनी फैमिली के लिए जो करना चाहते थे या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको वो 100% निभा नहीं सके। तो उनके ज़िंदगी के एंड डेज में जो उनका पूरा फोकस होगा वो इसी चीज़ पर होगा कि उनके जाने के बाद जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी उन्होंने ज़िंदगी में बनाया है, उस सब का क्या होगा, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है, फैमिली में वो ढंग से सबको मिलेगी कि नहीं, सबको इनहेरिटेंस मिल जाएगी कि नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। हो सकता है अचानक से उनका जो एंड टाइम हो वो आया होगा, तो वो जो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उस वक्त जो उससे रिलेटेड टेंशन्स जो होती हैं कि शायद इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी कुछ पेपर वर्क होगा या जो उन्हें कार्य करना होगा, शायद उन्होंने नहीं किया अपने जब वो जी रहे थे, तो शायद इस चीज़ का भी उनके अंदर थोड़ा गिल्ट हो कि काश वो करके चले जाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी उन्होंने कुछ किया उनको वो लगता होगा कि वो अच्छे से कंप्लीटली कर नहीं पाए हैं, शायद थोड़ा सा और कर देते। अगर हम देखें वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई आइडिया आया होगा उस वक्त जब वो अपने लास्ट स्टेज में होंगे, कुछ ना कुछ वो करना चाहते थे, कुछ ना कुछ शुरुआत करना चाहते थे किसी चीज़ की, कोई ना कोई आइडिया उनके पास आया था, या फिर कोई ना कोई न्यू बिगनिंग कुछ ना कुछ उन्होंने शुरू की होगी जो उनकी खुद की दिमाग की क्रिएटिविटी से आई होगी, या फिर जो उनकी इमोशंस थी वो इतनी स्ट्रांग थी, वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन वो डिसीजन उनका इम्प्लीमेंट हो नहीं सका। और शायद वो डिसीजन जो है उस वजह से जो उनका अटैचमेंट है फैमिली से, या जो गिल्ट है, शायद अगर वो कोई कार्य फैमिली के लिए, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए पूरा नहीं कर सके, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ग्रीफ जनरेट किया है, जिस वजह से वो अपनी सोल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो कोई ना कोई उनकी जो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया आया था, जिसको वो शायद किसी को बोले भी होंगे कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सके। इस कार्ड से देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब ऐसा क्या आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए जिससे कि आपके अंदर भी बदलाव आए और आपके पूर्वज को भी उस बदलाव से कुछ ना कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस मिले।
जो ये कार्ड होता है दोस्तों एडल्ट चिल्ड्रन का, तो जो ये कार्ड है, ये कार्ड उस तरह के लोगों को दर्शाता है कि ऐसा हो सकता है शायद आपके बच्चे अभी बड़े हो गए हों, वो या तो कॉलेज के लिए उनको कहीं अब घर से दूर जाना है, या फिर वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो गए हैं, या फिर वो अपनी जॉब के लिए अब कहीं और जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके बच्चों की अभी शादी हुई हो और वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए हों। अगर ऐसा है तो वो आपको, आपके जो पूर्वज हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना सीखना है। शायद जो आपके ये पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत इमोशनल थे और बहुत इंट्रोवर्ट भी रहे होंगे, तो उनका जो पूरा फोकस होता होगा हमेशा वो फैमिली पर होता होगा, फैमिली में क्या हो रहा है। बहुत सारी उनको फैमिली से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ भी होंगी। उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय या बहुत कुछ जीवन में सेक्रीफाइस किया होगा सिर्फ और सिर्फ फैमिली को मेंटेन करने के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब उनका अंत समय हो तो शायद जो उनके बच्चे थे वो उनके साथ नहीं हो, या उनके मन में कुछ हर्ट हो उनको लेके। ऐसा हो सकता है वो अपने किसी बच्चे के आने का इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन अपने अंत समय में वो मिल ना सके हों अपने उस बच्चे से। तो वो अब आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कि ओवर अटैचमेंट हो सकता है। जो ये कार्ड से, जो ये और ये कार्ड देख के मुझे समझ में आ रहा है, वो अपनी फैमिली से ओवर अटैच्ड होंगे। तो कई बार जब हम अपने आप को किसी भी चीज़ पर ओवरली फोकस कर देते हैं, तब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने इमोशंस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी स्पेस चाहिए, या फिर क्या मैं अपने जीवन में अपने ऊपर ध्यान देकर अपने इवोल्यूशन के लिए कुछ कर सकती हूँ। हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कार्ड के द्वारा वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अपने बच्चों को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या फिर अब जब चीज़ें बदल रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपने स्टडीज़ में ज़्यादा एंगेज्ड हैं, या अगर शादी हो गई है तो अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा एंगेज्ड हैं, वर्क करते हैं तो शायद अपने काम में ज़्यादा एंगेज्ड हैं, तो आपको वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम यू शुड चेंज। आपको अपनी अटैचमेंट्स को लेट गो करना सीखना है, जिससे कि जब आप उस स्टेज पर आए, जब आपको कभी जब ये जीवन छोड़ना होगा, तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा कश्मकश, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद, कॉन्फ्लिक्ट्स ना चल रही हों जितना आपके इन एंसेस्टर में चल रही थी। उन्होंने वो लेसन एक सोल लेवल पे तो सीख लिया है, लेकिन वो डीएनए में कब आता है, वो कब जो पूरी लीनेज है उसमें बदलता है, जब सब वो लेसन सीखे। आप जैसे अपने अंदर से डिटैचमेंट लाना शुरू कर देंगे, वो अटैचमेंट्स ख़त्म करना शुरू कर देंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। जब वो आप एनर्जी शिफ्ट करेंगे तो आपको तो बेनिफिट होगा ही, आपके एंसेस्टर्स, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को भी उसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, अगर आप एक कोई पेरेंट नहीं है, आप एक ऐसे चाइल्ड हैं, मतलब कि जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और अगर आप फिर पेरेंट के लिए कुछ करते नहीं हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते हैं, तो आपको अपने अंदर बहुत गिल्ट आ जाता है। आपको अपने अंदर से वो गिल्ट ख़त्म करना है, अपने अंदर रैशनलाइजेशन लाना है, अपने अंदर एनालिसिस लाना है, क्या सही है क्या गलत है। अपने पेरेंट्स को अपनी बात रखना सीखें, और वो करें जो तर्क संगत हो। अपने पेरेंट्स का जो एक ओवर जो पॉजिटिवनेस होती है, कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे उनको समझा के उससे बाहर निकलना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी जनरेशन्स को हेल्प करेगा, क्योंकि खाली आपके अंदर नहीं, आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी शिफ्ट होगा। ऐसे ही अगर आप कोई पेरेंट हैं तो जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपनी पॉजिटिवनेस ख़त्म करेंगे अपने बच्चों के प्रति, आप में तो बदलाव होगा ही, आपके बच्चों की समझ में भी बदलाव होगा। इसके अलावा क्या एक आध्यात्मिक लेवल पे जो मैसेज है वो आपको देना चाह रहे हैं, तो जो ये कार्ड है इस पर लिखा है द अल्टीमेट एक्सीडेंट। इसमें इससे रिलेटेड कहानी है, वो कहानी तो पूरी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उससे रिलेटेड मीनिंग क्या है। कई बार हम जो जहाँ पर ज्ञान नहीं होता है वहाँ पर हम ढूंढते रहते हैं, हम बहुत फोकस के साथ सब कुछ करते रहते हैं कि मुझे ज्ञान मिले, लेकिन ज्ञान तब मिलता है जब हम लेट गो कर देते हैं, जब हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। ज्ञान हमेशा से है। मतलब कि आप ये सोचो कि आपके घर में कहीं एक बल्ब जल रहा है, लेकिन आपने उस बल्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा दीवारें बना दी हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स लगा दी हैं, तो क्या होगा, वो बल्ब तो जल रहा है लेकिन वो आप उसकी रोशनी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अगर आपने दीवारें बना दी हैं उसके ऊपर,
वो दीवारें आपको तोड़नी पड़ेंगी, तो वो जो बल्ब की रोशनी है वो तो हमेशा से वही है। ऐसे ही आपके जीवन में हो रहा है। अब जो ज्ञान होता है वो हमेशा होता है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक व्यक्ति को उसकी अवेलेबिलिटी है। लेकिन जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारे जो अटैचमेंट्स होते हैं, हमारे जो फियर्स हैं, संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, वो हमें उस रोशनी को देखने नहीं देते, उसके ऊपर लेयर बना देते हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वो आपको यही बताना चाह रहे हैं, आपको अपने ओवर अटैचमेंट्स को छोड़ के उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। और वो ज्ञान जो भी आप शांति या जो भी आप इस वक्त फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप सच में शांति और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो होगा कब? जब अपने अंदर से वो अटैचमेंट्स निकाल देंगे जो आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो अटैचमेंट्स हैं, जैसे जैसे उन्हें एक सेकंड स्टेप पर रख के ज्ञान को, सरेंडर को इम्पोर्टेंट बना देंगे। तो जो ज्ञान है वो हमेशा है, हर जगह बरस रहा है। जैसे जो सूरज की रोशनी होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है, जब वो बरसती है तो वो हर जगह होती है, कोई भी चीज़ उससे अछूती नहीं रहती है। लेकिन अगर आप घर के अंदर बैठे हैं और आप बोले मुझे चांद की रोशनी नहीं मिल रही है, मुझे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, तो वो आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए जिस स्टेट पर आप हैं, जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप हैं, उससे आपको बाहर निकलना है, उसको लेट गो करना है, ईश्वर में सरेंडर करना है, तब आपको वो ज्ञान की ऊर्जा मिलेगी। आपके एंसेस्टर आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज क्यों प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्राप्त नहीं कर पाए। वो जो अज्ञानता के अंधेरों में जो अटैचमेंट्स होते हैं, उसमें रहकर ही अपनी ज़िंदगी बिताकर उस ही स्टेट पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर चले गए। वो ये नहीं चाहते कि वो साइकिल कंटिन्यू हो, इसलिए वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। जब आप अपने अंदर ऐसे सरेंडर से बदलाव लाएंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो आपके सोल को तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स और आपके एंसेस्टर्स को भी मिलेगा। मैं आशा करती हूँ जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया होगा उनको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी, समझ में आया होगा कि कैसे वो अपनी पूरी फैमिली लीनिएज की जो एक एनर्जी है उसे शिफ्ट कर सकते हैं जब वो अपने कर्मों को सुधारना शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई अपने कर्म सुधारे ना सुधारे, हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपने कर्मों में, अपने इंटेंशंस में बदलाव लाए। जब वो बदलाव शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे सब लोग फॉलो करने लगते हैं। लेकिन आप वो बदलाव है या नहीं, वो आप अपने आप से पूछें। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। धन्यवाद।